इस प्रोसेस में जो जितना खर्चा आया वो आप कनाडा में आराम से कमा सकते हैं। इन मुल्कों में आप अगर पाकिस्तान जितनी मेहनत कर लें तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो इन्होंने स्टूडेंट को फुल टाइम अलाउ कर दिया है कि आप जितना भी काम करना चाहते हैं आप लीगली कर सकते हैं। आप अगर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देख देख लें तो आप जो है जैसे तैसे करके अपना कोई ज़मीन का टुकड़ा बेच के या किसी से उधार लेके यहाँ पर पहुँच सकते हैं और आप चंद ही सालों में उन सब के उधार वगैरह पूरा कर सकते हैं। आप को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है हिम्मत। आप सिर्फ निकलें लोगों से आप We stand on guard for अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल लेट्स एक्सप्लोर विद अली। आज मैं एक अहम मौजू पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मौजू को डिस्कस करने के बाद अगर आपके जहन में शक व शुबात हों या आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया गया है आप उस पर ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने, कुछ जानने और कुछ अनजाने लोगों ने मुझे फेसबुक और लिंक्डइन में अप्रोच करके पूछा है कि आप कनाडा कैसे गए या कनाडा जाने का प्रोसेस पूछा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दूसरे लोगों के जहन में भी ये सवाल होगा। कनाडा के बारे में ये मशहूर है कि यहाँ सिर्फ पहुँचना मुश्किल है। एक बार यहाँ पर आप बंदा पहुँच जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे इजी सेटलमेंट प्लान हैं। न्यूज़ के मुताबिक इनका जो इमिग्रेशन टारगेट है वो 5 लाख तक है 2025 तक। आप सोच रहे होंगे कि स्टडी वीज़ा बहुत महंगा होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आपने 20 से 25 लाख रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने हैं और अगले चंद सालों के बाद आपके पास ये पैसे भी वापस होंगे, आपके पास कनाडा की पीआर भी होगी और आपके पास इंशाल्लाह जॉब भी होगी। तो क्या आप इस तरह के अपॉर्चुनिटी में रिस्क नहीं लेना चाहेंगे? आपका तो नहीं पता, ऑलरेडी बहुत सारे पाकिस्तानियों ने रिस्क लिया हुआ है, हज़ारों ने रिस्क लिया हुआ है और मिलियंस ऑफ इंडियंस ने ऑलरेडी रिस्क लिया हुआ है जो यहाँ पर स्टडी में आते हैं और यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा महंगा होता है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखें, इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान जितनी मेहनत आप अगर यहाँ पर कर लेते हैं तो आप चंद सालों में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मुझे यकीन है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप एक साल की फ़ीस भर सकते हैं और आपके पास चंद मंथ का खर्चा है तो यू आर गुड टू सर्वाइव विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन अगर आप एक सेमेस्टर की फ़ीस पाकिस्तान से भरते हैं और अपने साथ कुछ खर्चा ले आते हैं तो आप सरवाइव तो कर सकते हैं लेकिन आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस भर कर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आपको सिर्फ उन्हें बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है जिसमें आप ये शो करते हैं कि आपके पास एक साल तक की फ़ीस और एक साल का ख़र्चा जो तकरीबन $10,000 होता है वो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। तो उसके बिहाफ पर भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप एक मरतबा इन हो जाएंगे तो आप अपने सारे रास्ते खुद निकाल लेंगे। वो कहते हैं ना कि इंसान को सिर्फ पाँव रखने की जगह मिल जाती है तो वो सोने की जगह खुद निकाल देता है। जब मेरा इरादा बना इन डेवलप कंट्रीज़ में जाने का तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे जिनमें यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी पाकिस्तानियों की फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो इन कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी मेरे दोस्त थे उनको अप्रोच किया, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली, स्टडी प्रोसेस पूछा, वीज़ा प्रोसेस उनसे पूछा और सेटलमेंट के बारे में पूछा कि वहाँ पर लाइफ कैसी है। तो उन सब ने मुझे गाइड किया, उनका मैं बहुत मशहूर हूँ। उसके बाद मैं एक कंसल्टेंट के पास गया तो बहुत सारे कंसल्टेंट ने मुझे ऑस्ट्रेलिया के फ़ज़ाइल सुनाना शुरू कर दिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो ऑलरेडी एजेंट थे उन यूनिवर्सिटीज़ के, उनको कमीशन मिलता है। तो कुछ ने मुझे किसी और कंट्री के बारे में बताया तो कुछ ने तो मुझे बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते, आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैंने कहा ये कैसे मना कर सकता है, पाकिस्तानी जितने भी बाहर गए हुए हैं वो सारे मिडिल क्लास के लोग ही हैं, वो हमारी तरह के एवरेज स्टूडेंट ही थे जो यहाँ से निकल के गए हैं, वहाँ पर सेटल हुए हैं। तो मैंने कनाडा में अपने भाई के किसी दोस्त से उसको मैंने अप्रोच किया। मुझे पता था कि उसने भी कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है, मेरे भी टेलीकम्युनिकेशन में मैंने डिग्री की हुई है, तो हम दोनों ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी से मुतारिफ़ करवाया, अपने कोर्स से मुतारिफ़ करवाया। मैंने वो कोर्स देखा, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने चेक कर ली, उसकी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर ली, अप्लाई कर लिया, मेरा एडमिशन हो गया।
अच्छा, मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, मैंने पूरी कर ली। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो कंसल्टेंट ने मुझे बताई, वो मुझसे पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन मैं फिर निकला, लोगों की मदद ली, तो वो रिक्वायरमेंट भी मेरी पूरी हो गई। देखें, तो कुछ ऐसे काम होते हैं कि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन यह है कि आप निकलें, लोगों की हेल्प लें, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में खुद एडमिशन लिया, वीज़ा कंसल्टेंट से लगवाया, लेकिन आप वीज़ा भी खुद लगा सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में हैं जिसमें वो सारा वीज़ा प्रोसेस बता रहे होते हैं, और आईआरसीसी की वेबसाइट में सारा स्टेप बाय स्टेप गाइड मौजूद है, आप वहाँ से देखकर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कंसल्टेंट को कोई फ़ीस नहीं देनी। लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है वीज़ा पर, जिस तरह मैंने भी नहीं लिया, तो आप कंसल्टेंट से लगवा सकते हैं वीज़ा। मैं कनाडा पे आया हूँ, मास्टर्स के बेस पे आया हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मास्टर्स के बेस पर आएँ। आप यहाँ पर कॉलेज में डिप्लोमा पर भी आ सकते हैं। बैचलर तो बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन आप डिप्लोमा में भी आ सकते हैं। मुझे बहुत कम ही ऐसे पाकिस्तानी मिले जो यहाँ पर डिप्लोमा में आए, और जो हमारे साथ इंडियन यहाँ पर काम करते हैं उसमें 98% से मैंने पूछा, वो सारे डिप्लोमा करने ही आए थे यहाँ पे। डिप्लोमा थोड़ा सस्ता पड़ता है, और 2 साल का होता है, उसके बाद आपको 3 साल का परमिट मिलता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि वो इंटर के फ़ौरन बाद भी यहाँ आ सकते हैं डिप्लोमा डिप्लोमा के लिए। बस ये ख्याल करना कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में, वो डेजिग्नेटेड होनी चाहिए। डेजिग्नेटेड का मतलब है कि आप स्टडी, अगर वो डेजिग्नेटेड नहीं होगी तो स्टडी करने के बाद आपको वर्क परमिट नहीं देंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आप गूगल से जाकर उस यूनिवर्सिटी को सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वो डेजिग्नेटेड है या नहीं है। कुछ कोर्सेज में आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने जो वहाँ पर डिग्री की है या आपने इंटर किया है, वो इंग्लिश मीडियम में आपने किया है, तो वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाता है। इंटर का तो पता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट जमा करवाया था, क्योंकि मेरी डिग्री में भी आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों के लिए जो आइल्स नहीं करना चाहते हैं, वो आईटी की फील्ड के हैं, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। इसमें एक अलग वीडियो बन सकती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें, ताकि मैं सर्च करके वो यूनिवर्सिटी जिसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है उनकी एक लिस्ट बनाकर वीडियो बनाकर आपको शेयर करूं। इन यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होते हैं वो ईयरली या सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ अप्लाई किया, क्योंकि ये फ़ौरन जवाब नहीं देते। तो मैं ये नहीं चाहता था कि मैं वेट करूं एक यूनिवर्सिटी का उसका जवाब आए, अगर वो उसने रिजेक्ट किया तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूं। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटी में एक साथ अप्लाई किया, ताकि मेरा टाइम बच जाए अगर कोई एक यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन नहीं देती। मैंने अपने यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्ट करवाई, वो रिक्वायर्ड होती है। और रेफरेंस चाहिए होते हैं प्रोफेसर्स के, 2 या 3, वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। या प्रोफेसर्स की चाहिए होती हैं, या आप कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, मैनेजर वगैरह की भी चल जाती है रेफरेंस, वो आप चेक कर लें उनकी वेबसाइट से। और जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री मैंने अटेस्ट करवाई थी, वो यूनिवर्सिटी के इन्वॉल्व में सील करके, और सील के बाद वो अटेस्ट करते हैं उसको, जो सील खोलने की जगह होती है वो वहाँ पर अटेस्ट करके वो आपको देते हैं। तो आप उसको यूनिवर्सिटी के दिए गए एड्रेस पे आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट सारी यूनिवर्सिटीज़ के जिस एडमिशन रिक्वायरमेंट में होती है, स्टेप बाय स्टेप, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी होती हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट चाहिए था, वो भी मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर सबमिट कर दिया था। और जॉब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर आपके स्टडी और आप जब अप्लाई करें उसके दरमियान गैप है, तो उस दरमियान आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आप इस दौरान क्या कर रहे थे। अगर आप फ़ौरन अपनी डिग्री के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते, जॉब लेटर वगैरह। वैसे मैंने आइल्स कर लिया था, क्योंकि मुझे कंसल्टेंट ने बताया था कि इसके बगैर वीज़ा नहीं लगता। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आइल्स जो है वो एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आपके एडमिशन में आइल्स रिक्वायर्ड था और आपने वीज़ा अप्लाई करने के दौरान आइल्स सबमिट नहीं किया, तो रिजेक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से आइल्स रिक्वायर्ड होता है। बाकी अगर एडमिशन में रिक्वायर्ड नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे आइल्स इतना मुश्किल नहीं है, मैंने तकरीबन 1 मंथ मैंने प्रिपेयर किया, 6.5 बैंड आ गए, तो इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर आपको लगता है मुश्किल है, आप 2 महीने या 3 महीने उसको पढ़ कर आप आइल्स दें, उससे डरे ना, आपको आइडिया हो जाएगा। एटलीस्ट आपको आप ट्राई करें, आप
आइल्स से डर कर ये रिक्वायरमेंट देख कर के आइल्स भी करना पड़ेगा तो आप अप्लाई ना करें, ऐसा ना करें। आप आइल्स दें, आप अटेम्प्ट करें, हो सकता है आपका आइल्स क्लियर हो जाए। एक एसओपी भी चाहिए होती है, स्टडी ऑफ पर्पस। वो आप उनको बताते हैं कि आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में आना चाह रहे हैं और आपने कनाडा में क्यों आ रहे हैं और इस सिटी में क्यों आ रहे हैं। तो ये इसके बहुत सारे सैंपल इंटरनेट में पड़े होते हैं, या आप कंसल्टेंट से भी बनवा सकते हैं या किसी की हेल्प लेके बनवा सकते हैं। ये डेलहाउजी में मैंने 2019 नवंबर में अप्लाई किया, 2020 सितंबर के बैच के लिए तकरीबन 10 महीने मैंने पहले अप्लाई किया, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम टाइम था वो 3 मंथ का था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है वो मुझे बिल्कुल एंड में जवाब दें और मेरे पास वीज़ा अप्लाई करने का टाइम ना हो। तो मैंने 10 महीने पहले यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया। और उसके अलावा मैंने दूसरी 2 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ऑफ विंस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक। तो सिर्फ मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक ने एडमिशन नहीं दिया, बाकी डेलहाउजी और विंस्टर दोनों ने मुझे एडमिशन दिया। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि कनाडा वीज़ा नहीं देता, बहुत मुश्किल से वीज़ा लगता है। तो मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए मैंने कंसल्टेंट से ही अप्लाई किया। ये वही कंसल्टेंट है जिसने मुझसे 1000 कैनेडियन डॉलर मांगे थे सारा प्रोसेस खुद करने के, यानी एडमिशन भी खुद लेगा और वीज़ा प्रोसेस भी खुद करेगा। लेकिन मैंने एडमिशन खुद लिया, तो मैंने सिर्फ उससे वीज़ा लगवाया तो उसने मुझसे 30,000 लिए मुझसे और उसने प्रोफेशनली हेल्प की। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं, एडमिशन खुद लें और वीज़ा कंसल्टेंट से लगवाएं, तो उसमें आपका खर्चा कम हो जाएगा। मैंने अगस्त में वीज़ा अप्लाई किया, 20 दिन में मेरा मेडिकल आ गया। एग्जैक्टली 3 मंथ के बाद मेरा पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ गई। मेरी स्टडी तो सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी, बीच में कोविड आ गया था, उसकी वजह से सारे बंद थे, तो मैंने लेट अप्लाई किया और हमारी पढ़ाई वैसे ही ऑनलाइन हो चुकी थी। तो मैंने सितंबर से अपनी पढ़ाई ऑनलाइन शुरू कर दी और अगस्त में मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो मेरा एक सेमेस्टर भी हो चुका था उस वक्त जब मेरा वीज़ा आया। कनाडा का जो वीज़ा प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका पोर्टल है, उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने होते हैं। आपने सिर्फ मेडिकल देने जाना होता है, उनके जो डेजिग्नेटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, और आपने फिंगरप्रिंट्स और तस्वीरें देने जानी होती हैं। और एंड में जब वीज़ा की रिक्वेस्ट आती है, वो तो पासपोर्ट जमा करने और दोबारा लेने आपने जाना होता है। उसके अलावा इनके कंसल्टेंट इनके जो कॉन्सुलेट हैं, उनकी एम्बेसी है, उसमें वो नहीं बुलाते अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल कोई केस ना हो। तो उसमें जिसमें अगर इंटरव्यू रिक्वायर्ड हो तब आपको बुलाएंगे, वरना वो नहीं बुलाते वहाँ पे। पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट। आजकल तो ऑनलाइन है मेरे ख्याल से। उस वक्त मैंने जो फर्स्ट टाइम बनाया था वो मैंने पर्सनली जाकर बनाया था, थानों में ख्वार होके। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, तो वो 6 महीने तक वैलिड होता है। वो आप बना सकते हैं वहाँ से, उनकी वेबसाइट से। मैं कराची से बनवाया था, तो सिर्फ मैं लेने उनके ऑफिस में गया था। उसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी एडमिशन में आइल्स है, उसमें यूनिवर्सिटी के एडमिशन में आइल्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वीज़ा के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, आइल्स रिक्वायरमेंट। इसके अलावा जो आपके, अगर आप मैरिड हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, निकाहनामा वगैरह, ये भी रिक्वायरमेंट होती है। एक जो मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें ज़्यादा रिजेक्शन आती है वो अकाउंट स्टेटमेंट है। अकाउंट स्टेटमेंट आपने, अगर 2 तरीके हैं आजकल अप्लाई करने के, एक तो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है जिसे एसटीएस कहते हैं, और दूसरा नॉर्मल वाला है। अगर आप नॉर्मल वाले में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने 1 साल की अपनी फ़ीस और 1 साल का ख़र्चा, आप मिसाल के तौर पर आपकी $30,000 फ़ीस है, तो आपने $15,000 प्लस $10,000 खर्चा, यानी $25,000 की आपने स्टेटमेंट उनको शो करनी है। अच्छा, स्टेटमेंट में सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपने पैसे शो करने हैं, आपने प्रूफ देना है कि वो पैसे आपके अकाउंट में कैसे आए। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो पैसे आए, यानी लीगल पैसे हैं, या आप कहीं पर जॉब कर रहे थे, आपके पे स्टब वगैरह हैं, तो वो आपने सबमिट करने हैं। तो इसी पर ही अक्सर लोगों को रिजेक्ट करते हैं कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो फेक है, यानी आपने कहीं से बनवाई है। ये इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। जो दूसरा तरीका है वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम है। तो उसमें और नॉर्मल में ये फ़र्क है, नॉर्मल में आप जो है अकाउंट स्टेटमेंट शो करते हैं, पैसे आपके अकाउंट में पड़े होते हैं और उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 मंथ है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का प्रोसेसिंग टाइम 1 मंथ है। उसमें आपने 1 साल की फ़ीस यूनिवर्सिटी में एडवांस में पे करनी होती है, और कैनेडियन बैंक में आपने तकरीबन $1,000 तक आपने एडवांस में इनके अकाउंट में डाल के उसके बिहाफ पर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में आइल्स रिक्वायर्ड है। अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट
में नहीं है आइल्स, लेकिन आप एसटीएस में अप्लाई करें तो एसटीएस में आइल्स होना चाहिए। 6.5 बैंड है मेरे ख्याल से मिनिमम रिक्वायर्ड इस प्रोसेस के लिए। पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, आपके फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि आपकी फैमिली में कितने भाई हैं, बहनें कितनी हैं। ये आपका एनआईसी चाहिए होता है। एनआईसी मेरा जो ऑलरेडी इंग्लिश में था, इंग्लिश और उर्दू वाला था, फिर भी मुझे कंसल्टेंट ने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, तो जो सिटी कोर्ट में बैठे हुए हैं पीछे उनसे मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया था। अच्छा, जब मेरा वीज़ा आया तो उस वक्त मेरा दिल चाह रहा था कि उन तमाम कंसल्टेंट के पास जाके उनको दिखाऊं जिसने मुझे स्टार्टिंग में ही मना कर दिया था कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, ताकि वो किसी और को इस तरह डिस्करेज ना करें। अच्छा, इस प्रोसेस में जो जितना खर्चा आया वो आप कनाडा में आराम से कमा सकते हैं। इन मुल्कों में आप अगर पाकिस्तान जितनी मेहनत कर लें तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। और वैसे भी आजकल तो इन्होंने स्टूडेंट को फुल टाइम अलाउ कर दिया है कि आप जितना भी काम करना चाहते हैं आप लीगली कर सकते हैं। पहले जो है पर वीक 20 आवर्स से ज़्यादा अलाउ नहीं था, तो उसमें थोड़ी मुश्किल थी पैसे इकट्ठा करना, फीसें वगैरह निकालना। लेकिन अब जो है बंदा फुल टाइम काम कर सकता है तो आराम से अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकता है। इनिशियली खर्चा तो आ जाता है, लेकिन आप यहाँ पर इनको आराम से दोबारा चंद ही सालों में दोबारा कमा सकते हैं। ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको पता नहीं है कि प्रोसेस किस तरह होता है, और उनको इस ऑप्शन का पता नहीं है बहुत सारों को। तो इसी वजह से मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि ये भी एक ऑप्शन है बाहर निकलने का, तो उनको इस वीडियो से हेल्प मिले। आप अगर खुद वीज़ा लगाना चाहते हैं आप बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें आपकी कंसल्टेंसी की फ़ीस बच जाएगी। मैं और मेरा एक दूसरा दोस्त वो यूएस जा रहा था, उस हम दोनों एक साथ किसी कंसल्टेंसी के पास गए। हम दोनों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आपका वीज़ा लग ही नहीं सकता है। तो उस बंदे ने अपना वीज़ा खुद अप्लाई किया था यूएस का, उसका वीज़ा आ गया। मैंने कंसल्टेंसी से लगवाया तो मुझसे उसने 30,000 रुपये लिए, और एडमिशन के तकरीबन $150 थे उस वक्त 2019 में। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। आप 450 कैनेडियन डॉलर ये ऐड कर लें। इनिशियली मैंने यूनिवर्सिटी में $2500 भरे थे ताकि मेरा एडमिशन सिक्योर हो, वो उनकी रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं नहीं भरता तो वो किसी और को वो सीट देते। तो बाद में इन्होंने ये फ़ीस मेरे एडमिशन फ़ीस में एडजस्ट कर ली। ये एडजस्टेबल होती है, ये बस आपको एडमिशन सिक्योर करने के लिए इनिशियली जमा करनी होती है। और मेरे पास ऑलरेडी अच्छा, मेरे सिर्फ ये $2500 में ही मैं कनाडा में इन हो सकता था, लेकिन आप भी हो सकते हैं। इस सिर्फ आपके पास अगर इतने पैसे भी आप इन हो सकते हैं, लेकिन शर्त है कि आपके अकाउंट स्टेटमेंट में पैसे हों जो आप उनको प्रूव करें कि आपके ऑलरेडी अकाउंट में 1 साल की फ़ीस और 1 साल का खर्चा पड़ा हुआ है, तो इसमें भी आप इन हो सकते हैं। 18,000 मैंने आइल्स की प्रिपरेशन के लिए फ़ीस दी थी, और 35,000 मैंने आइल्स की फ़ीस दी थी। 2019 में मैंने आइल्स किया था तो उस वक्त उसकी फ़ीस 35,000 थी। तो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा, और आने जाने का खर्चा भी था जो वो तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा कि आइल्स में जाना आना और डॉक्यूमेंट सबमिट करना, यूनिवर्सिटी में आना जाना। तो ये भी छोटे छोटे खर्चे हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप रहते कहाँ पर हैं, आपका इंस्टीट्यूट कितना दूर है, तो ये डिपेंड करता है। मैंने वीज़ा की भी फ़ीस भरी थी, मेडिकल की फ़ीस भरी थी, फिंगरप्रिंट्स की फ़ीस भरी थी, और ये 2500 जो मेरे इनिशियल एडमिशन सिक्योर करने के लिए फ़ीस भरी थी, ये उस वक्त कुल मिलाकर 4-4.5 लाख बन रहे थे। 2019-20 की बात कर रहा हूँ। तो ये इतना ख़र्चा मेरा आ गया था। यानी अगर इतना खर्चा भी आप कर लेते हैं और आपके पास अकाउंट स्टेटमेंट है तो आप कनाडा में पहुंच सकते हैं। 4.5-5 लाख आप लगा लें टोटल खर्चा उस वक्त आ गया था, और आने जाने का खर्चा वगैरह मिला के। और तकरीबन मेरी 1 साल की फ़ीस और 1 साल का जो खर्चा था उस वक्त 35 लाख बन रहे थे पाकिस्तानी, वो अकाउंट में शो किए थे मैंने। और ये 4 लाख का खर्चा, तो इस पे ही मैं कनाडा पर पहुंच चुका था। अब मैं आ गया था कनाडा में। तो अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर नहीं भी हैं, अगर आप निकलते हैं कंसल्टेंट वगैरह की हेल्प लेते हैं, लोगों की हेल्प लेते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरा कर सकते हैं। आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट देख लें तो आप जो है जैसे तैसे करके अपना कोई ज़मीन का टुकड़ा बेच के या किसी से उधार लेके यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और आप चंद ही सालों में उन सब के उधार वगैरह पूरा कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है हिम्मत। आप सिर्फ निकलें, लोगों से आप पूछें, लोगों से मशवरा लें, तो आप बहुत सारी चीज़ें जो अभी आपको पता नहीं है, हो सकता है वो आपको पता चले कि अच्छा इस तरह भी होता है, अच्छा इस तरह भी होता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप
वाकई जो है कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में या पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई करें। ज़रूरी नहीं है कनाडा में आएँ, आप किसी दूसरे मुल्क में भी जा सकते हैं। कनाडा में ये है कि मेरे को ये बात अच्छी लगी कि यहाँ पर पीआर बहुत जल्दी मिल जाती है और इजीली बंदा सेटल हो जाता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत सारे बंदों की ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैंने कनाडा को चूज़ किया था। तो आप दूसरी कंट्री भी चूज़ कर सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो का मौजू, कनाडा में कैसे आना है और स्टडी प्रोसेस और वीज़ा प्रोसेस और ख़र्चा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और किसी और को भी शेयर करें, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड ना हो, कोई और इंटरेस्टेड हो, किसी और को जो है इससे फ़ायदा हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को तक पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तान में लोग अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं उन तक ये मेरी बात पहुँचे। हो सकता है किसी का जो है फ़ायदा हो आपके शेयर करने से। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।